हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। पॉलिटी में आज हम लोग कवर करेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक समितियां। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और पराक्रम बैच का आज हमारा 11वां दिन है, तो 11वां दिन का जो टारगेट है वो आप लोग को टेलीग्राम में मिल ही गया होगा। और ये जो टॉपिक है ये कल का बचा हुआ था, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही जो 1 से लेकर 15 मार्च तक का जो करंट अफेयर था वो भी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल गया होगा। तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक समितियों के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि संविधान निर्माण कार्यों के लिए जिन समितियों का निर्माण किया गया था उनकी कुल संख्या 13 थी, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और बाकी जो 5 बची हुई थी वो जो है छोटी समितियां थीं। तो यहाँ पे हम जो 8 प्रमुख समितियां हैं उनको और उनके जो अध्यक्षता किया था उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो बता दें कि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी के पास थी। ये सारे समितियां इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके जो है मिलान वाले जो प्रश्न आते हैं वो आपको इससे जो है रिलेट करके बनते हुए दिखाई भी दिए होंगे पहले, और आगे भी बनाए जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जो है एच.सी. मुखर्जी ने किया था। प्रांतीय संविधान समिति जो बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसकी अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो 8 बड़ी समितियों का निर्माण हुआ था संविधान निर्माण के लिए, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। इससे भी बहुत प्रश्न आता है एग्जाम में। और बता दें कि इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था, संविधान में अंतिम जो है उसको प्रारूप देने के लिए, मतलब कि फाइनल टच देने के लिए कि हमारा संविधान जो है कैसा होगा, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा भाग किस जगह होगा, इन सब का डिसीजन करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना ही इस समिति का मुख्य कार्य था, और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में आया भी हुआ है। अब 7 सदस्य कौन कौन से थे उनको हम लोग देख लेते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी आयंगर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये केवल एक मुस्लिम व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति में शामिल थे। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं वन लाइनर में, ये ध्यान रखिएगा। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र थे, डी.पी. खेतान थे। डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है टी.टी. कृष्ण मचारी जो है ये उनका स्थान लेते हैं, और बी.एल. मित्र जो है किसी कारणवश जो है वो बाहर हो जाते हैं इस समिति से। तो एन माधव राव ये जो है उनका स्थान लेते हैं। अब यहां पे जो मैंने सर्कल किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जो कृष्ण का पर्यायवाची होता है, जैसे याद कैसे करेंगे कि आप 7 सदस्यों में कौन कौन से था, तो कृष्ण के पर्यायवाची से रिलेटेड ही देखिए गोपाल स्वामी, तो गोपाल भी कृष्ण का पर्यायवाची है, माधव भी कृष्ण का पर्यायवाची है, ठीक है, और एक कृष्ण तो है ही। तो 2 जगह तो आपको कृष्णा मिल रहे हैं, कृष्ण अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर में और टी.टी. कृष्ण मचारी में, ठीक है। एन गोपाला स्वामी अय्यर, इसमें भी कृष्ण का पर्यायवाची गोपाला स्वामी में दिखाई देता है। साथ ही एन माधव राव, तो माधव भी जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। एक ये मतलब कि तरीका है कि आप कैसे उसको ध्यान कर रखें। तो इन 7 सदस्यों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की, ये आप ध्यान रखेंगे। अब संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे इससे भी प्रश्न आता है। 3 वाचन हुए थे, ये डेट आप याद रखेंगे। पहला जो वाचन हुआ था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा जो वाचन हुआ था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और जो तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये ईयर और ये डेट आप बिल्कुल याद रखे रहिए, क्योंकि अब
प्रश्नों के डायमेंशंस बदल रहे हैं, बहुत ज्यादा डेट से प्रश्न आ रहे हैं, कथन कारण वाले बहुत प्रश्न आ रहे हैं, मिलान वाले बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, साथ ही आपके स्टेटमेंट वाले ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो अब केवल वन लाइनर पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको सारी चीजें एकदम फैक्ट के तौर पे याद होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, और जब जो है 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान में कुल 16 जो अनुच्छेद थे उसको सबसे पहले ही लागू कर दिया गया था, जबकि बाकी जो शेष अनुच्छेद बचे थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो ये जो 16 अनुच्छेद थे ये कौन कौन से थे? आपका आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये तो था ही आपका, जो कि नागरिकता से रिलेटेड है। उसके बाद आर्टिकल 60, 324, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 आर्टिकल थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। उसके बाद जो है बाकी जो बचे थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब एक प्रश्न आता है जिसका आंसर आप लोग को लिख के देना है कि आखिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। डिटेल में इसका 8 नंबर वाले प्रश्न को समझिए और इसका आंसर जो है लिख के बताइएगा, बाकी नोट्स में यहां चीजें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे हम राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं, यहां से भी प्रश्न जनरेट होते हैं। और मैं बताया हूं कि आरओ, एआरओ और साथ ही जो पीसीएस 2024 का एग्जाम है उसके लिए प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने एक पराक्रम बैच की शुरुआत की है, एग्जाम बार ने पराक्रम बैच की शुरुआत की है, जिसके थ्रू आपको आपके जीएस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है, लगभग 200 प्लस टॉपिक मेंशन है, सबके हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही आरओ के लिए हिंदी का भी नोट्स आपको मिलता रहेगा बीच बीच में। तो ये सारे चीजें हैं। और अगर आपको हमारे पराक्रम बैच से जुड़ना है तो हम बता दें कि आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है आप उसमें कॉल या मैसेज करके आप हमारे पराक्रम बैच से जुड़ सकते हैं। और होली के बाद जो है इसका शुल्क बढ़ा दिया जाएगा, ये भी आप चीज जो है ध्यान रखे रहिएगा। तो अगर प्रयास हो तो आप होली के पहले हमसे जुड़ जाइए। यहां राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, नेशनल फ्लैग के बारे में। इसे 24 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये देखिए पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन एग्जाम में आया है तो ये हमारे एग्जाम के लिए ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर नीचे का जो रंगों का जो क्रम है वो कमसक केसरिया, बीच में सफेद और नीचे जो है वो हरा है, और की 3 पट्टियां होती हैं और बीच में 24 तीलियों वाला एक नीला चक्र भी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम नेशनल सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं, राज्य चिन्ह के बारे में। यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कहां से लिया गया था? आपका अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। कल हमने इस पे जब हम भारत का सामान्य परिचय, भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय बताए थे तो वहां पे इस चीज को हमने मेंशन किया हुआ था। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं राष्ट्रगान को लेकर, ठीक है। तो बता दें कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला भाषा में रचित जो है हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया है और राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और गायन की जो अवधि है वो 52 सेकंड है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राष्ट्रगीत के बारे में जो कि हमारा वंदे मातरम है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। किसमें? संस्कृत में किया था और पहली बार इसे 1896 के जो है कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका जो है इसको गाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको 1882 में जो हमारा ये वंदे मातरम है ये जो है 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, वहां से ये लिया गया है। और 1905 के कांग्रेस के सम्मेलन वाराणसी में जो हुआ था वहां पे सरला देवी चौधरानी ने वंदे मातरम गीत गाया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं
अंतरिम सरकार के बारे में। तो बता दें कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आगे चलकर 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। तो ये डेट भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। सदन समिति की अध्यक्षता जो है पी पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। मद्रास प्रांत से ये निर्वाचित होते हैं संविधान सभा के सदस्य के रूप में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम यहां पे बात करेंगे कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, यानी कि जिन व्यक्तियों को कुछ मंत्री पद दिए गए थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा मंत्रालय था? विदेश मंत्रालय था, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह मंत्रालय था और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। बलदेव सिंह जी के पास रक्षा मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय था। ये सारे एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो ये अंतरिम सरकार के जितने भी ये मंत्री हैं और उनके पद हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर C.H. भाभा के पास कार्य खनन एवं शक्ति था। आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय। लियाकत अली के पास वित्त। टी चुदरीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय। जोगेंद्रनाथ मंडल के पास विधि मंत्रालय था। गजाफर अली खां के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और अब्दुल रब नश्तर के पास संचार, डाक और वायु मंत्रालय। ये सारे जो है हमने यहाँ पे देख लिए। 14 जो व्यक्ति थे और उनसे संबंधित जो मंत्रालय थे, ये सारे के सारे एग्जाम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनसे संबंधित प्रश्न तो देखा ही होगा। इसका पीडीएफ हमारे जो पराक्रम बैच चल रहा है वहां पे इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया गया था कल, क्योंकि ये कल का टारगेट था। आज का जो हमारा टारगेट है वो हम देखेंगे वरीयता क्रम देखेंगे जो है पॉलिटी में। और यहां से भी आपने देखा होगा कि एक बार यूपीएससी में इससे प्रश्न आया हुआ था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें कि ज्योग्राफी में हम लोग भारत के भूगोल से पठार, पर्वत, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपने भारत का सामान्य परिचय नहीं देखा है अभी तक तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाके उसको जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारे पराक्रम बैच का कुछ डेमो देखना है तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में वहां पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साथ ही आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजें करवा दी गई हैं। आप लोग जाके उसकी मैपिंग देख लेते हैं, मतलब कि देख सकते हैं। पॉलिटी में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 51 क तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। संवैधानिक स्रोत जो होते हैं वो भी हो गया है, भाग और अनुसूचियां भी आपकी हो गई हैं, शेड्यूल हो गया है। साथ ही भारत के संविधान का विकास कैसे होता है, संवैधानिक विकास, इसको भी कल जो है करवा दिया गया था। तो अगर आपने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में उसको जरूर देखें। साथ ही यूपी स्पेशल के आपको 16 वीडियो आपको उसमें प्लेलिस्ट में दिखाई दे जाएंगे और वही नोट्स जो है हमारे पराक्रम बैच में दिया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि अगर पराक्रम बैच से आपको ऐड होना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है आप होली से पहले इसमें ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।